गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है आपकी वो आपके पशुओं के पोषण के ऊपर है। और पशुओं में पोषण के अंदर हमने कुछ जनरल नॉलेज हमने देखी थी कल कि शुष्क भार कितना होना चाहिए, गीला भार कितना होना चाहिए, गीला चारा कितना होना चाहिए, और पशु आहार कितना होना चाहिए, दाना की मिश्रण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं हमने देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत आता है आपका हरा चारा या चारे को संरक्षित करने की विधियां कह सकते हो। हरा चारा या चारे को संरक्षित करने की विधियां। अब आप लोग जानते हो जैसे हमेशा हर समय आपको खेतों में हरा चारा नहीं मिल सकता। जैसे कोई भी फसल है वो पक जाती है, उसके बाद में काटना पड़ता है, फिर हरा चारा नहीं रहता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, चारे को संरक्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चारे को संरक्षित कर लेते हैं। अब संरक्षित कैसे करते हैं चारे को? अब चारे को, हरी चारे को ऐसे रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है क्या? नहीं रखा जा सकता, वो खराब हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आपके जैसे सेब होती है, अमरूद होता है, इनको भी आप जैम जेली बनाकर क्या करते हो? सुरक्षित करते हो ना। वैसे ही हरे चारे को भी हम परिवर्तित करके क्या कर लेंगे? सुरक्षित कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत दो चारे आते हैं हरे चारे। एक आता है आपका साइलेज, एक आता है हे। देखो दोनों ही पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। दोनों की मात्रा जब भी आप पशुओं को डालोगे तो पशुओं में उत्पादन में वृद्धि होगी, आपके दाने की बचत होगी। तो ये इस प्रकार का पदार्थ होते हैं ये, ठीक है। अब देखो साइलेज जो होता है वो साइलेज कैसे बनता है और हे कैसे बनता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके जैसे मूंगफली बोते हैं, मूंगफली बोते हैं ना, तो मूंगफली बोते हैं तो मूंगफली का जो चारा होता है वो किस रंग का होता है? हरा होता है। जबकि आपके जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, इनके सबके चारे कैसे होते हैं? ब्राउन रंग के होते हैं। ब्राउन नहीं होते, वो तो बढ़ने के बाद होते, ठीक है, कैसे होते हैं? हाँ, पीले ब्राउन जो भी दिख रहे हैं आपको वैसे होते हैं। होते हैं नहीं होते? हरी अवस्था में अब देखो कि आपकी जो चारा है वो हरी अवस्था में नहीं है। कौन सी अवस्था में नहीं है? हरी अवस्था में। अब हम लोग मूंगफली बोते हैं, मूंगफली बोने के बाद में उसके जो पौधे होते हैं उनको एक जगह से एकत्रित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब उसको निकालते हैं ना, मूंगफली को दाने अलग करते हैं चारे से, तो उस टाइम होता है कि आपकी जो ऊपर की पत्तियां होती है ना वो तो सारी ब्राउन कलर की हो जाती है। ऊपर की जो मूंगफली की पत्तियां होती है ना, टहनियां होती है, शाखाएं होती है, तो ब्राउन कलर की। जैसे उसको अंदर से देखते हैं तो पूरा का पूरा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, आपके घर पे भी नोटिस की होगी, जैसे कपड़े सुखाते हो आप लोग, तो कपड़े सुखाते हो तो जिस साइड से आप कपड़े बाहर रहता है, मतलब कपड़ा बाहर रहता है, वो व्हाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसका कलर फाल्ट हो जाता है। और अंदर का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसका कलर फाल्ट नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि धूप के कारण क्या हो जाता है? कलर ऑटोमेटिक फाल्ट हो जाता है। तो हमारी जो भी फसलें होती है उनको क्या करते हैं हम? धूप में सुखा देते हैं, जिससे कलर उनका क्या हो जाता है? फाल्ट हो जाता है, हट जाता है, उनका कलर गायब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या बनाते हैं? हे बनाते हैं। अब हे कैसे बनाया जाता है? एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हे देखते हैं कि हे किससे बनता है और साइलेज किससे बनता है। तो साइलेज जो बनाएंगे उसके लिए हमें आवश्यकता होगी कार्बोहाइड्रेट की। सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होगी? बोलो, अरे बोलो। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। यदि हमें हे बनाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन। अब आप लोग साफ साफ समझ गए होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किस में पाई जाती है सबसे ज्यादा? अनाजों में। अनाजों वाली फसलें जैसे आपकी मक्का। कभी आपने मक्का का डंठल खाया है? ऐसे कभी मक्का का नहीं खाया। मक्का का तोड़कर ऐसे कभी चखा है? सब्जी बनाते हैं ना। नहीं, वो भुट्टा नहीं, भुट्टा नहीं, पौधा है, पौधे का डंठल है ना, ऐसे तोड़ के कभी खाया है? मक्का जैसा स्वाद आता है बस। बिल्कुल उसका जो स्वाद होता है ना, बिल्कुल आप ऐसा मतलब बहुत शानदार स्वाद होता है, इतना मीठा होता है ना, तो आप खाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि हाँ यही खाते रहे हम। बहुत शानदार स्वाद आता है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ साइलेज जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? मक्के से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? मक्के से, ठीक है। इसके अलावा यहां पर प्रोटीन की बात करें। अब प्रोटीन कौन सी फसलों में पाई जाती है बताओ? दलहनी फसलों में। तो यहां पर आ जाएगी दलहनी
फसलें। अब दलहनी फसलों में कौन कौन सी आती है? सबसे जो उपयुक्त है वो बरसीम की साइलेज। किसकी साइलेज? बरसीम की साइलेज उपयुक्त मानी जाती है। सबसे जो अच्छी साइलेज बनती है ना वो किसकी बनती है? बरसीम की बनती है। और बाकी सारी दलहनी फसलें लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? सारी दलहनी फसलें लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये अंतर देखना है हमें कि जो साइलेज बनेगी वो किससे बनेगी? कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से। अब कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें जैसे आपकी बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गई, इस प्रकार की जो फसलें हैं उनसे क्या बनेगी? साइलेज बनेगी। और हे किससे बनेगी? जिनमें प्रोटीन पाई जाएगी। प्रोटीन जैसे बरसीम हो गई आपकी, ठीक है, और आपकी सेवन घास हो गई, सेवन घास जो जैसलमेर में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी दलहनी फसलें, चना हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया। तो दलहनी कुल की जितनी भी फसलें हैं उन सब से क्या बनती है? हे बनती है। क्या बनती है? हे। इसके अलावा साइलेज जो है वो ध्यान रखना है आपको कि जिन फसलों में ग्रोथ ज्यादा होती है उन्हीं फसलों से बनाई जाती है। क्या? साइलेज। जिनमें ग्रोथ ज्यादा पाई जाती है ना, मतलब लंबी बढ़ने वाली, जैसे मक्का, बाजरा, जवार, लंबी बढ़ने वाली फसलें, ठीक है, तो इनसे क्या बनाई जाती है? आपकी साइलेज बनाई जाती है। दूसरी चीज हे के लिए हमें ध्यान रखना है कि जिसमें लकड़ी या काष्ठ का निर्माण ना हो ऐसी फसलों का चुनाव करना है। मटर। हाँ, मटर, बरसीम होगी आपकी। इसके अलावा चना हो गया आपकी क्या है? मेथी हो गई। जो छोटे आकार की फसलें हैं उनसे क्या बना सकते हो आप? हे बना सकते हो। दो कॉमन चैप्टर आ गए इसके अंदर, साइलेज और हे के अंदर आए ना दो कॉमन चैप्टर, कि एक तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, एक क्या? प्रोटीन। एक दूसरी इसमें क्या आ गई कि इसमें जो लंबी बढ़ने वाली, जिनमें वानस्पतिक पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, ऐसी फसलों का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो कोमल नरम फसलें होती है उनसे क्या बनाई जाती है? हे बनाई जाती है। जैसे घास जितनी भी होती है उनसे भी क्या बनाया जाता है? हे बनाया जाता है। अरे इसको बंद कर गया। अब देखो इसके बाद में इन दोनों को जो बनाने की प्रोसेस है ना वो बिल्कुल डिफरेंस है। दोनों ही प्रोसेस क्या है? डिफरेंस है, अलग अलग है। इन दोनों को सेम तरीके से नहीं बनाया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है कि साइलेज होता है, इसको बंद क्षेत्र में या बंद कमरे में, बंद कमरा जानते हो, जिसमें वायु का आवागमन ना हो, अवायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अवायवीय जीवाणुओं की उपस्थिति में क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। जबकि सड़ता नहीं है इसमें चारा। क्या नहीं होता है? सड़ता नहीं है। अब देखो जब जीवाणु क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस, अब जीवाणु क्या है पहले तो ये बताओ? जीव है। जीव है तो श्वसन क्रिया करेगा। तो श्वसन दो ही प्रकार का होता है जीवों के अंदर, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। और एक होता है वायु की अनुपस्थिति में श्वसन। 3 प्रकार का श्वसन होता है, बताया था मैंने आपको। दोबारा बताओ, ठीक है। देखो श्वसन 3 प्रकार का, मतलब 2 ही प्रकार का होता है वैसे तो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो तो वायवीय श्वसन। इसके बाद में जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है अवायवीय श्वसन। और जिसमें अनुपस्थित हो वायवीय, जीवाणु को कैसे हैं? जीवाणु कैसे हैं? वायवीय है लेकिन उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो वो अपने आप को जीवित बनाने के लिए क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, ऊर्जा का निर्माण करेंगे। तीनों ही चीजों में किसका अपघटन होता है? C6H12O6 का, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है। बताओ इस सारे के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहां पर जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना ऐसा। जीवाणु रहेंगे इसके अंदर, चारे के अंदर। अब जीवाणु क्या करते हैं? C6H12 है, O6 है, और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस H2O और ऊर्जा, ये बनेगा, ठीक है। यदि मैं इसी चीज को C6H12 है, O6 प्लस CO2 कर दूं तो क्या बनेगा? O2, CO2 के लिए O2 बन जाएगी। हाँ?
CO2 के लिए O2 हो जाएगी। अरे जीवाणु जो होंगे, अवायवीय जीवाणु, वो क्या करेंगे, यहां पर क्रिया करेंगे। अवायवीय मतलब CO2 की उपस्थिति में वो क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहां पर CO2 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, और एक बनेगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और इसके अलावा यदि यहां पर ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं होता है तो इस स्थिति में किसका निर्माण होता है, दुग्ध अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दुग्ध अम्ल का निर्माण होता है। अब ये दुग्ध अम्ल कौन सी ऐसी चीज आ गई, ये कौन सी आफत आन पड़ी। दुग्ध अम्ल बोलते हैं हम लैक्टिक अम्ल को, लैक्टिक अम्ल को बोलते हैं। और जिस साइलेज में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है वो अच्छी गुणवत्ता की मीठी साइलेज होती है। कैसी होती है, मीठी साइलेज। कैसी होती है, मीठी साइलेज। आया समझ में। आप सब लोग दूध पीते हो, हाँ बिल्कुल पीते। दूध आपको कैसा लगता है, कड़वा, खट्टा या मीठा। मीठा लगता है, किसकी वजह से, अरे चीनी डाल के नहीं, बिना चीनी के भी पियोगे तो भी आपको स्वाद कैसा ही आएगा, मीठा ही आएगा। वो एक बात अलग है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा चीनी डाल के पीते हैं तो उनको दूध का स्वाद ही पता नहीं है कि स्वाद मीठा है कड़वा है, वो एक अलग बात है। मेरी तरह है ना, कोई ऐसे मान लो बहुत ज्यादा दूध में चीनी डाल के पीता है मेरी तरह कोई, है ना, तो उसको तो कैसे मिठास का पता चलेगा, क्योंकि जब तक शरबत नहीं हो जाता है तब तक तो अच्छा ही नहीं लगता है। ठीक है, तो आप चीनी के लिए दूध पीते हो, दूध के लिए चीनी नहीं पीते आप, है ना। हाँ, तो लैक्टिक अम्ल, जिसमें लैक्टिक अम्ल अच्छा होगा वो मीठी साइलेज होगी। कैसी साइलेज होगी, मीठी साइलेज। किसका निर्माण होगा रे, लैक्टिक अम्ल। और इसको क्या कहते हैं, दुग्ध अम्ल कहते हैं। अब दुग्ध अम्ल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूध में पाया जाता है ना लैक्टिक अम्ल, इसलिए दुग्ध अम्ल कहते हैं। अब ये मीठी साइलेज हो गई। यदि किसी साइलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है बीच बीच में, समझ रहे हो ना, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो वहां पर एसिटिक अम्ल की निर्माण ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइलेज कैसी हो जाती है, खट्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है, खट्टी। और खट्टी साइलेज को पशु खा सकता है क्या, इसका वैसे भी पीएच मान क्या होता है, 4 होता है। पीएच मान साइलेज का क्या होता है, 4 के आसपास होता है। आया समझ में। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखना कि यहां पर 3 प्रकार की साइलेज होती है, एक मीठी साइलेज, एक खट्टी साइलेज और एक घटिया क्वालिटी की साइलेज। तो यहां पर एसिटिक अम्ल का, एथिल अल्कोहल का निर्माण ज्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसका एथिल अल्कोहल का निर्माण ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, पशु कई बार ऐसे जूझने भी लगते हैं, जानते हो ना। हाँ, वो चीज समझते हो आप लोग, ठीक है। और देखो इसे पशु चाव से खाते हैं, चाव से। जैसे मान लो आपको हलवा, उसमें बहुत सारा घी डला हुआ, बादाम किशमिश काफी सारी चीजें डली हुई है, ठीक है, या गाजर का हलवा है, ठीक है, और अच्छा सा बना हुआ है, तो आप लोग ऐसे मुंह को बिना चलाए ऐसे उठा के खाओगे, फिर वो डायरेक्ट ही सब जल जाएंगे। अरे जाएगा नहीं जाएगा। तो वैसे ही ये इनके लिए क्या है, एक प्रकार का हलवा है, ठीक है। ये पौष्टिक होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। जो फसल हमने काटी है ना, वैसे की वैसी फसल में जो गुण है वो पूरे के पूरे इसके अंदर उपस्थित होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर गई और इस वजह से क्या होता है, यहां पर क्या हो जाए कि चारा खराब हो जाए, जीवाणु वृद्धि कर जाए, कवक वृद्धि कर जाए, तो वो एक अलग बात है, उसमें पशु खाएगा भी नहीं उसको, ठीक है। और वो घटिया क्वालिटी की क्या होती है, साइलेज होती है। ये बंद वातावरण में बनाई जाती है, इस कारण से यहां पर ये सुरक्षित होती है, बंद में से ही बनती है, बंद में से ही बनती है। दूसरी चीज, इसको सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से तत्व हैं, एसिटिक अम्ल, बताओ, बोले तो सिरका,
अरे पढ़ा था ना सिरका। सिरके का उपयोग किस में करते हैं हम? अचार में करते हैं। किसके लिए? उसके परिरक्षण को बढ़ाने के लिए, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। करते ही नहीं करते? तो एसिटिक अम्ल है, सुरक्षित करेगा नहीं करेगा? करेगा। दूसरी चीज, यहां पर कौन सी गैस बन रही है? CO2 गैस बन रही है। CO2 गैस भी आपको बताया था मैंने कि जो पेय पदार्थ होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? सुरक्षा का कार्य कौन करता है? CO2 गैस ही करती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो ऐसे, बोतल का ढक्कन, और ऐसे आती है 14.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्या होती है? CO2 गैस होती है। कभी आपने बोतल का ढक्कन खोला है? हाँ, ठीक है, खोला है। ये आप ये बताओ कि अच्छा खोल के दिया था, तू खुद नहीं खोला क्यों? एक बार कैमरा इधर करता हूं, अब बता। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, CO2 गैस है, और क्या है यहां पर? लैक्टिक अम्ल है। तो तीनों ही चीजें क्या कर रही है? इसको सुरक्षित कर रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और चारा क्या रस कैसा रहेगा? सुरक्षित का सुरक्षित। अब साइलेज तैयार होने में कितना समय लगता है? 2 माह से 3 माह। 3 माह का समय। कितने माह का समय लगता है? 3 माह का समय लगता है। साइलेज में पढ़ लिया ना हमने सारी चीजें, हो गई कंप्लीट चीजें। हाँ, इसमें शुष्क पदार्थ लिखो। हाँ लिखोगे क्या? 60 से 65% या 60 से 70% होना चाहिए। बिल्कुल सही है, और इतना ही होता है। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65 या 60 से 70% होती है बस। अब दूसरी चीज, इसमें नमी कितनी होगी बताओ? 15। फिर बाकी क्या है? बीच का कहां गया? कहां गया? अरे 100% होता है, 60 से 65% शुष्क पदार्थ है, तो बाकी क्या बच गई? नमी बच गई, नमी। ठीक है, तो 25 से 30% क्या पाई जाती है इसके अंदर? नमी पाई जाती है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? दुग्ध अम्ल का निर्माण किससे हो रहा है? इन दोनों से। किसका? लैक्टिक अम्ल। नहीं, ये अवायवीय अभिक्रिया होती है, अवायवीय श्वसन होता है ना, उसके अंदर लैक्टिक अम्ल ही बनता है। अब आप पूछोगे एसिटिक अम्ल कैसे बन रहा है फिर, और एथिल अल्कोहल कैसे बन रहा है? ये क्रियाएं होती है जब हम शुरुआत में इसको बंद करते हैं, तो क्या पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं? CO2 डालते हैं उसके अंदर, नहीं ना? तो उसमें O2 भी होती है। तो O2 वाले जीवाणु क्या करेंगे? वहां बैठे बैठे ग्यारस करेंगे। O2 ले लिया। जब तक O2 खत्म नहीं होगी तब तक तो वो श्वसन करेंगे ना। अब श्वसन खत्म हो गई, O2 खत्म हो गई, उसके बाद में क्या करेंगे? वो फिर ग्यारस करेंगे? नहीं, कोई ग्यारस नहीं करेगा। वहां पर सबके सब क्या करेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फिर से श्वसन करना स्टार्ट कर देंगे, और क्या बनाएंगे? एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। नहीं, समझ में आ गया? तो इसलिए एसिटिक अम्ल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, दुग्ध अम्ल बनता है, जिनमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, और तो उनमें एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का और निर्माण होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है? हमारा हरा चारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब आते हैं, हम बात करते हैं किसकी? अपनी हे की। बेचारी छोटा सा नाम है हे, छोटा सा काम में बेचारी का हे। हे देखो, बोलो एक बार ऐसे फील करके बोलो हे। ये तो जोश में आ रहा है, जोश में आ रहा है। डर जा थोड़ा है? हाँ, अब हे देखो। हाँ देखो इधर, हे जो होता है वो कौन सी फसलों से? प्रोटीन युक्त फसलों से, जो कम वृद्धि करने वाली होती है, नरम फसलें होती है, जिनमें कास्ट का निर्माण नहीं होता है, उन फसलों से किसका निर्माण किया जाता है? हे का निर्माण किया जाता है। एक चीज कॉमन चीज रह गई दोनों में, एक चीज वो देख लो पहले। देखो, यदि हम साइलेज और हे दोनों है, तो इसमें फसल की कटाई, किसकी कटाई? फसल की कटाई। अब फसल की कटाई कब करेंगे रे? ये जरूरी काम है।
बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था, हरी खाद बनाते समय बताया था आपको कि पुष्पन अवस्था में, पुष्पन अवस्था पर, पुष्पन अवस्था में या पुष्पन अवस्था पर अलग अलग फसलों की अलग अलग समय पुष्पन अवस्था आती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो पुष्पन अवस्था पर, क्यों पुष्पन अवस्था के बाद में भी कर सकते हैं ना? नहीं, उसके बाद में जितनी ग्रोथ होनी होती है पादप की, मैंने पहले बता दिया कि पादप की विशेषता होती है कुछ पादपों को छोड़कर, कि जब भी उसमें क्या होता है कि पादप की वानस्पतिक वृद्धि होती है ना, तब तक पुष्पन क्रिया नहीं होती है। जब तक एक बार पुष्पन क्रिया हो गई ना, उसके बाद में पादप की वृद्धि नहीं हो सकती। तो इस कारण से जितनी वृद्धि होनी होती है उतनी हो चुकी होती है। हमें क्या चाहिए? वानस्पतिक पदार्थ ही तो चाहिए। तो वानस्पतिक पदार्थ की तो कंप्लीट वृद्धि हो चुकी है, अब हमें क्या लेना क्या देना। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जैसे जैसे पुष्पन की समय गुजरता है, पुष्पन समय आगे बढ़ता है, तो वैसे ही वैसे किसमें रेशे का निर्माण होने लग जाता है पादप के अंदर। किसका निर्माण? रेशे का निर्माण। अब रेशे का निर्माण हो गया तो इसका मतलब काष्ठा बन जाएगा, टाइट हो जाएगा रेशा धागा जो भी है। ठीक है, और तना भी काष्ठ हो जाएगा, काष्ठी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो हमारी साइलेज और हे किसी काम की नहीं बनेगी। आगे समझ में? तो इस प्रकार से यहां पर क्या करते हैं, पुष्पन अवस्था पर ही इसकी कटाई करते हैं दोनों में। अब देखो, हे बनाने की पहली प्रोसेस, सबसे पहले फसल को पुष्पन अवस्था पर काटेंगे, काट लिया पुष्पन अवस्था पर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर लगभग 1 या 2 दिन के लिए जो फसल है हमारी, उसको खुला खेत में छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? खुला खेत में छोड़ देते हैं। अब खेत में खुला छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद में आपने देखा होगा मूंगफली को काटते हो ना, तो 1 दिन के लिए ऐसे खुली छोड़ते हो, पचन्यान बनाओ जो, क्यों? सही हो जाए, कैसी हो जाए? हाँ बताओ क्यों? 1 दिन तानी मूंगफली उखाड़ ली हमने, आज उखाड़ी, 1 दिन के लिए हम ऐसे खुला ही छोड़ देते हैं उनको। बिल्कुल सही है। क्या होता है कि हम जब उखाड़ते हैं ना, उस टाइम क्या होता है कि नमी, ओस, काफी चीजें होती है, तो वो होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर नमी एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा जल होता है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो 1-2 दिन के लिए हम क्या करते हैं, खेत में ऐसे ही फैला देते हैं फसल को खुली। फिर उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर जो अपनी फसल है ना, फसल उसको लाएंगे और एक ढेरी बना देंगे छांव के अंदर। किसके अंदर? छांव नहीं, धूप में नहीं, धूप में नहीं, छांव के अंदर क्या कर देते हैं, हम ढेरी बना देते हैं। ऐसे छोटे छोटे खेत के अंदर ढेरियां बना देते हैं। या तो ढेरियां बना सकते हो, या फिर आपके पास कोई गोदाम है बड़ा सा रखने का, तो वहां ले जाकर आप क्या कर सकते हो, खुली हवा में उसको रखना है, ढेरियां बनानी है। अब यदि आप लोग है ना ऐसे कर दोगे, नहीं गड्ढा नहीं खोदना है, गड्ढा नहीं खोदना है, इसमें गड्ढा नहीं खोदना है। गड्ढा खोदो तो इसमें खोदो ना, आपकी दम है तो इतना ही इसमें खोदो। हाँ, साइलेज में खोदते हैं ऐसे गड्ढे वड्ढे, तो इसमें गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, खुले स्थान पर खुली हवा में आराम से क्या कर देते हैं, ढेरिया बना देते हैं। कौन करा क्या अपन? अरे बाजरो वाजरो काटा था है ना, पशु आता नहीं तो बिटे में चेक जो मतलब नरो सरो ले आ रहे एक जगह मशीन के नीचे ढेर लगा देता, बस वैसे ढेर लगाना है बस। ठीक है, सही ढंग से जमा के उसको ढेर लगा देना है। अब उसको सूखने देना है, आराम से इंतजार करो, कुछ ही नहीं करना उसमें, ना ही तो वायु को रोकना है, ना ही जीवाणु को भगाना है, ना ही किसी को कुछ करना है। ठीक है, अब पूरा हरा है चारा, उसको सूखने में कितना टाइम लगेगा? 10-15 दिन में सूख जाएगा डेयरी के अंदर। छांव के अंदर सुखाना है उसको। यदि छांव के अंदर नहीं सुखाओगे ना तो उसका कलर फाल्ट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। कलर ही तो फाल्ट होता है इस मूंगफली में, उसके चारे। ठीक है, तो 1-2 दिन तक इसको खुला खेत में छोड़ने के बाद में क्या कर देते हैं, ढेरिया बना देते हैं। अब ढेरिया बन गई, उसके बाद में लगभग 15-20 दिन 25 दिन, ढेरी का आकार निर्भर करेगा ये, इसमें फिक्स दिन नहीं है कि कितने दिन में है बनकर तैयार हो जाता है। अब मान लो 10 दिन, मान लो ढेरी छोटी बनाई है, बड़ी ढेरी बना दी ना तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ढेरी बना दी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ढेरी अलग अलग, हाँ मौसम के ऊपर भी निर्भर करेगा। यदि धूप नहीं है, बारिश वाला है, तो उसमें क्या होगा आपका, ज्यादा टाइम लगेगा, सूखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो अलग अलग समय लगता है, तो इसमें समय फिक्स नहीं है। ठीक है, और
सूख गया, सूखने के बाद में ले जाकर आपके जो भंडार घर है वहां पर रख दो उसको बस, और फिर खिलाओ पशुओं को। मूंगफली को 4 छेक बस। हाँ? तो फिर तो काट भी की ड्रेसिंग ही उन करिया। नहीं अरे हरी अवस्था पर काट लिया, काटने के बाद में उसको ले जाकर बस भंडारित करना है फसल को, कुछ नहीं करना है। हाँ, यदि आपकी मर्जी है ना, यदि आपकी मर्जी है तो आप छोटी कुट्टी भी कर सकते हो उसकी। अच्छा, मैं तो छोटी हाँ, नहीं कुट्टी भी कर सकते हो आप, और वैसे फसल रखना चाहो ना ऐसे साथी तो हाँ वो भी रख सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है, इधर देखो, बात आती है इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो लगभग 80 से 85%, 80 से 85% शुष्क पदार्थ होना चाहिए। और नमी इसके अंदर कितनी रखनी है आपको, बच गई वो नमी, तो 15 से 20 या 10 से 15%, 10 से 15% करो, 10 से 15% क्या करनी है, इसमें नमी रखनी है। कोई समस्या नहीं है ना। बस इन दोनों में अंतर इतना ही है, देखो एक तो शुष्क पदार्थ की मात्रा इसमें 60 से 65 या 60 से 70, और इसके अंदर नमी प्रतिशत 25 से 30, और यहाँ पर कितनी 10 से 15, 10 से 15 नमी, और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी, इन दोनों में। अरे 80 से बोलो 85। 80 से 85। इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है? दोनों ही बढ़िया है। इससे सबसे बढ़िया तो यह है वैसे साइलेज। इसमें पोषक तत्वों का ह्रास होता है, हे में पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है, लेकिन साइलेज में किसी प्रकार के कोई पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। हाँ, कैसे नुकसान हो जाता है? मतलब हाँ नुकसान, हाँ ये भी समस्या हो गई। थोड़ी बताओ। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा मीटर के द्वारा, या फिर आपकी जो भी प्रक्रिया है उसके द्वारा आप इसको ज्ञात कर सकते हो। हाँ? हाँ बस छांव में, डेयरी के अंदर। हाँ? अरे देखो हम लोग चारा होता है अपना, उसमें भी ऐसे पकड़ के ऐसे देख लेते हैं, सीमियो चाहिए तो सीमियो चाहिए। नहीं हो तो